नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। ये 33 पार्ट है। जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस का क्वेश्चन करा रहा हूँ डीएफसी एग्जाम के लिए। इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे तो जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु कैन डिसॉल्व द राज्यसभा? राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है, ये कभी डिसॉल्व नहीं होती। याद रखो, राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती, एक परमानेंट बॉडी है। लोकसभा जो है ना, वो डिसॉल्व होती है। तो राज्यसभा को कौन डिसॉल्व कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये डिसॉल्व होती ही नहीं है, ये एक परमानेंट बॉडी है। राज्यसभा की बात करते हैं, आर्टिकल 80 में आता है राज्यसभा। मैक्सिमम स्ट्रेंथ है राज्यसभा की 250 मैक्सिमम स्ट्रेंथ है राज्यसभा की। जो 238 मेंबर्स हैं वो स्टेट और यूटी के लिए होते हैं, और बाकी जो 12 मेंबर बचे हैं उनको नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट। याद रखो, 12 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट, और बाकी 238 यूटी और स्टेट्स के लिए मेंबर होते हैं। एक प्रेसिडेंट की बात करते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ पूछेगा 250 है। अगर प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो 245 मेंबर और सीट्स होती है राज्यसभा में। 245 प्रेसिडेंट में सीट है राज्यसभा की, जिसमें से 229 स्टेट्स के लिए है, और जो 4 सीट है वो यूटी के लिए है, और जो 12 सीट बची हैं इसमें वो प्रेसिडेंट जी नॉमिनेट करते हैं। याद रखो, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं उसको। शेड्यूल 4 में आती हैं जो सीट्स एलोकेशन होती हैं राज्यसभा की, वो शेड्यूल 4 में आता है राज्यसभा की सीट्स के बारे में। जो राज्यसभा का इलेक्शन होता है उसको इनडायरेक्ट इलेक्टेड मेंबर करते हैं। याद रखो, इनडायरेक्ट इलेक्टेड मेंबर करते हैं राज्यसभा का इलेक्शन। आपको पता है 8 यूटी है हमारी, उन 8 यूटी में से सिर्फ 3 यूटी दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर राज्यसभा में रिप्रेजेंट होती है बस। बाकी जो 5 यूटी बची है उसमें से कोई भी रिप्रेजेंट नहीं करता राज्यसभा को। जो राज्यसभा का इलेक्शन मेथड है वो हमने साउथ अफ्रीका से बोरो किया है। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट 12 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं। वो कौन कौन से फील्ड में होना चाहिए? तो आप ट्रिक याद रखो, क्लास ट्रिक याद रखो, जिसमें से आपको सी को काउंट नहीं करना है। एल से लिटरेचर हो गया, लिटरेचर की फील्ड में, ए से आर्ट की फील्ड में, एस से साइंस की फील्ड में, और एस जो बचा है सोशल साइंस की फील्ड में। 12 लोग नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट। इन 4 फील्डों को मिलाकर 12 लोग नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट। तो ट्रिक है क्लास याद रखो, जिसमें आपको सी को काउंट नहीं करना है। 1/3 मेंबर राज्यसभा के हर 2 साल में रिटायर होते हैं, और टेन्यूर होता है 6 साल का। 6 साल का टेन्यूर होता है, और उसमें से 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर होते हैं और नए मेंबर लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म। भारत की संविधान सभा का गठन देश में हुआ था। मैंने कल बताया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में, तो 9 दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद। भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 देश से संबंधित है। जो आर्टिकल 368 होता है वो आर्टिकल किसका है? पावर होती है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सके। याद रखो, अमेंडमेंट के लिए होता है आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 की बात करते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये डील करता है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर। कोई भी बिल लाने के लिए हमें अमेंडमेंट करना पड़ता है, उसका आर्टिकल है 368। तो 368 आर्टिकल अमेंडमेंट के लिए है, और ये कौन सा पार्ट में आता है? तो 20 पार्ट में आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। और याद रखिए, पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती किसको? पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड। जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंडमेंट नहीं कर सकती पार्लियामेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकती। ये रूल किसने बनाया? सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। केस ऑफ नंदा भारती केस 1973 में हुआ था, उसके तहत। देखिए, जो बिल होता है ना, उसको इंट्रोड्यूस करता है या तो राज्यसभा के मेंबर या तो लोकसभा के मेंबर कर सकते हैं, उसको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती। बिल कैन बी इंट्रोड्यूस एदर, जो बिल होता है उसको इंट्रोड्यूस करेगा मिनिस्टर या प्राइवेट मेंबर कर सकता है, और इसमें प्रेसिडेंट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। याद रखो, या तो मिनिस्टर कर सकता है या प्राइवेट मेंबर कर सकता है, और इसमें प्रेसिडेंट की परमिशन लेने का कोई रोल नहीं है। तो याद रखो, कोई भी बिल पास होता है, और अगर बिल पास होता है उसके लिए अमेंडमेंट होती है, तो उसका आर्टिकल है 368। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इमरजेंसी हैज नेवर बीन इम्पोज्ड इन इंडिया। भारत में कौन सी आपात स्थिति कभी लागू नहीं हुई? फाइनेंशियल इमरजेंसी इसका करेक्ट आंसर है। ये अभी तक इंडिया में लगी नहीं है। इमरजेंसी की बात करते हैं तो 352 से लेकर 360 तक जो आर्टिकल है हमारा, वो इमरजेंसी का आर्टिकल है। और ये पार्ट कौन से आता है? पार्ट 18 में आता है। याद रखो, 18 पार्ट में आता है, और आर्टिकल है 352 से लेकर 360 तक। तो हमारे 3 टाइप की इमरजेंसी दी है कॉन्स्टिट्यूशन में। एक हमारी नेशनल इमरजेंसी होती है, एक कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी, और तीसरी होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। जो हमारी नेशनल इमरजेंसी होती है वो आर्टिकल 352 में आती है। जो कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी होती है वो 356 आर्टिकल में आती है, और जो फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है ये 360 आर्टिकल में आती है। तीनों में 4-4 का गैप है, तो ऐसे आपको याद हो जाएगी। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारी नेशनल इमरजेंसी बहुत बार लगी है, 3 बार लग चुकी है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बहुत बार लगी है, मगर फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक नहीं लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। भारत में किस राज्य में बिहू उत्सव मनाया जाता है? तो जो बिहू उत्सव है ना, वो असम स्टेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। देखिए, जो बिहू फेस्टिवल है ना, वो साल में 3 बार मनाया जाता है, जब फसल आती है और कटी है। जैसे जनवरी में जो जनवरी वाला बिहू होता है उसको बोलते हैं भोगाली बिहू या मेघ बिहू। फिर अप्रैल में आता है, अप्रैल में जो बिहू होता है फेस्टिवल उसको कंगाली और कटी बिहू बोलते हैं, क्योंकि जब फसल लगती है, नई फसल लगाते हैं उस टाइम बोलते हैं। फिर अक्टूबर में जो बिहू बनता है फेस्टिवल उसको बोलते हैं रंगोली बिहू या बोहाग बिहू, क्योंकि फसल कटने का टाइम आ जाता है। तो जो एग्रीकल्चर जो
फार्मर होते हैं उनके पास पैसे आ जाते हैं। तो ये 3 टाइप के बिहू होते हैं और तीनों आसाम में बनाए जाते हैं, साल में 3 बार। याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नागालैंड में एक फेस्टिवल होता है हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये बहुत आता है एग्जाम में। अरुणाचल प्रदेश में जीरो फेस्टिवल होता है और सांकीन फेस्टिवल भी अरुणाचल प्रदेश का है। वंगाला फेस्टिवल है मेघालय का, ये बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट बिटवीन, प्लासी की लड़ाई देश के बीच में लड़ी गई थी। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में लड़ी गई थी। ब्रिटिश और सिराजुद्दौला जो नवाब थे बंगाल के, उनके बीच में ये लड़ाई लड़ी गई थी। तो ब्रिटिश के साइड थे रॉबर्ट क्लाइव और नवाब थे बंगाल के सिराजुद्दौला, इन दोनों के बीच में ये बैटल ऑफ प्लासी लड़ी गई थी। बैटल ऑफ प्लासी जून 1757 में लड़ी गई थी बंगाल में। सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के साइड थे रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला जो नवाब थे बंगाल के, उनके बीच में लड़ी गई थी। और एक और बैटल आती है बैटल ऑफ बक्सर, ये 1764 में लड़ी गई थी। तो बैटल ऑफ बक्सर याद करने की ट्रिक बताता हूँ, आप समझ लीजिए आपके पास बक्से हैं, बॉक्स जिसको हम बोलते हैं। कितने बॉक्स हैं? 64 बॉक्स हैं। तो 64 बॉक्स हैं आपके पास। तो बैटल ऑफ बक्सर 1764 में लड़ी गई थी, याद रखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बैटल ऑफ प्लासी 1757 में लड़ी गई थी। फिर बैटल ऑफ पानीपत, देखिए पानीपत की 3 लड़ाई लड़ी गई है, एक 1526 में, दूसरी लड़ाई 1556 में और तीसरी लड़ाई जो लड़ी गई थी वो 1761 में लड़ी गई थी। ये तीनों डेट याद रखो, बहुत आती है एग्जाम में। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 21 अप्रैल 1526 में लड़ी गई थी, बाबर और लोधी के बीच में लड़ी गई थी, जिसमें बाबर जीते थे। फिर सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 5 नवंबर 1556 में लड़ी गई थी 1556 में, हेमू और अकबर के बीच में, जिसमें अकबर जीते थे। फिर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 14 जनवरी 1761 में लड़ी गई थी, ये 1761 में लड़ी गई थी अहमद शाह अब्दाली के बीच में और मराठा के बीच में, इसमें अहमद शाह अब्दाली जीते थे। तो ये 3 बैटल बहुत इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेंसी ऑफ रशिया, रूस की मुद्रा क्या है? तो रशियन रूबेल रशिया की करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उबेर कप एंड थॉमस कप आर एसोसिएटेड विद, उबेर कप और थॉमस कप संबंधित हैं, ये कप एसोसिएट करते हैं बैडमिंटन से। तो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रॉफी एंड कप्स देखते हैं डिफरेंट एग्जाम के, इससे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है। जैसे टेनिस में डेविस कप, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन और लास्ट है हाइनिकन ओपन। हॉकी में सुल्तान अजलन शाह कप, सिंधिया गोल्ड कप, ये सब हॉकी के कप है। फुटबॉल में रोवर कप, मर्डिका कप, डीसीएम कप, डोरेंट कप, ये बहुत आता है एग्जाम में, और बीसी राज ट्रॉफी। फिर बैडमिंटन में अमृत धवन कप, चड्ढा कप, यूरोपियन कप, हरे लीला कप और उबेर कप, ये उबेर कप एग्जाम में बहुत आता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कप है, जैसे उबेर कप याद रख लो आप, फिर डोरेंट कप याद रख लो, ये एग्जाम में आता है। सुल्तान अजलन शाह कप, डेविस कप, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेविड बेकहम इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट एंड कंट्री, डेविड बेकहम का संबंध किस खेल और देश से है? तो डेविड बेकहम, अभी आपको पता होगा, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीत गई है, क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा था इंडिया में, उसमें ऑस्ट्रेलिया जीत गई है। और इंडिया के मैच में, इंडिया का सेमीफाइनल मैच था, उस दिन आए थे डेविड बेकहम मैच देखने। तो ये कौन सी कंट्री से एसोसिएट करते हैं और ये कौन सा गेम खेलते हैं? तो फुटबॉल खेलते थे डेविड बेकहम, अब रिटायर हो चुके हैं और ये इंग्लैंड से हैं। फेमस फुटबॉल प्लेयर के नाम देखते हैं हम, जैसे डियागो मैराडोना, जो मैराडोना थे बहुत फेमस प्लेयर हैं फुटबॉल के और ये अर्जेंटीना कंट्री से थे। नेमार ब्राजील से हैं। रोनाल्डिनो ब्राजील से हैं। ज़लाटन इब्राहिमोविच स्वीडिश से हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पोर्चुगल के खिलाड़ी हैं। लियोन मेसी अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं और डेविड बेकहम इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। फेमस टेनिस प्लेयर देखते हैं, इससे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। सानिया मिर्जा इंडिया की खिलाड़ी है। नाओमी ओसाका जापान की खिलाड़ी है। सेरेना विलियम ये अमेरिका की खिलाड़ी है। सिमोना हेलेप रोमानिया। पेट्रा किटोवा ये चेक की खिलाड़ी है, चेक कंट्री से ब्लॉक करनी है। रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ स्नेक इज कॉल्ड, सांपों का अध्ययन कहलाता है तो सर्पेंटोलॉजी बोलते हैं स्नेक की स्टडी को। ये 33वां पार्ट था जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस के जितने क्वेश्चन कराए मैंने आपको डीएफसी एग्जाम के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एमसीक्यू आईक्यू को प्लेलिस्ट में जाके आप दूसरे लेक्चर भी देख सकते हैं मेरे, और आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एमसीक्यू आईक्यू।